अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 86 स्टार्ट करते हैं। तुमने कल छुट्टी की थी? मुझे क्यों लग रहा है की थी? तुम देखने वाली चीज़ हो। 86 अरे मुझे लग रहा है सच में सच छुट्टी तो नहीं की थी। लेक्चर 86 कैफ 1 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 था टेक्सला। क्या ये पोस्ट जुगत कोई बात ना किया करो। अच्छा जी, मुझे लग गई समझ। बेटा ये 17 दोबारा कितने बच्चों ने घर जाके किया था? हो गया था? ये काफ़ी टफ सवाल था। अभी आप लेवल चेक कीजिएगा, जैसे ही आप और पास पेपर्स पे आएंगे आपको इतनी ज़्यादा टफ इकट्ठी एडजस्टमेंट्स नहीं मिलेंगी। तो खैर कंफर्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब से ऑनवर्ड्स हमारे कंफर्टेबल टाइम शुरू है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ना ही हूँ। यानी आज एक और नया काम सिखाऊंगा एक छोटे सवाल में। बड़े सवाल में उसकी एप्लीकेशन सिखा के आपको भेजूंगा, वो आप घर से करके आएंगे। फिर वो सवाल जो है वो कल करके फिर डायरेक्ट मेथड कल ख़त्म कर देंगे, फिर इनडायरेक्ट मेथड पे इनडायरेक्ट ख़त्म करेंगे। अच्छा, फ़र्क कोई नहीं पड़ना इंशाल्लाह, ये एक जैसा ही है मामला। कैश फ्लो का फॉर्मेट यही रहना है, बस वहाँ कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना है, वो देख लेंगे। जिसका इनडायरेक्ट मेथड मजबूत होगा डायरेक्ट मेथड में से कोई मसला नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करें, हसद न करें जी। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नादिर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो का। ये टैक्सेशन मतलब टैक्स एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा? टैक्स के लेजर में जाएगा। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कहाँ जाएगा? ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। पता है ये सारी बातों का? चलें, उसके बाद बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन तकरीबन हर सवाल में ही आ रहे हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन आगे 16 ना पड़ा होता तो किसने यहाँ पे चेक कर सकना था? ऐसे ही है ना? ओके। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन है और आज इसका करंट पोर्शन लग नहीं है। ट्रेड पेबल्स है, एक्रूवल्स हैं, टैक्स लायबिलिटी है। फिर पीपीई है, नेट बुक वैल्यू गिवन है। स्टॉक इन ट्रेड है, रिसीवेबल्स भी नेट हैं। नेट ऑफ व्हाट होंगे? रिसीवेबल नेट ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे। अच्छा, और पीपीई नेट ऑफ प्रोविजन होगा। तो पता है ना, एसेट्स अगर नेट लिखे हैं तो वो नेट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर डेटर के साथ नेट लिख रहा है तो वो नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है। अदर रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक। शेयर इशू किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक प्लांट बेचा है ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन गिवन है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, प्रोविजन प्रोविजन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलो यार रहने दो, जरा लगे 5 एडजस्टमेंट्स हैं, एंड पे आ कहेंगे ओहो इसको तो इग्नोर करना था। चलें, आज कोई एक एडजस्टमेंट 4 है जो इंशाल्लाह जाके हिट करेगी आपके एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स को। एडजस्टमेंट 4। उसके अलावा शेयर्स हैं, उसके अलावा प्लांट बिका है, उसके अलावा कुछ नहीं है यार इस सवाल में, तो कुछ भी नहीं है। इतना आसान सवाल। चलो जी शुरू करते हैं अपना काम, कार्रवाई शुरू करते हैं जी मामूल की। माना के ऊपर प्रॉफिट आ रहा था, वहां से शुरू कर सकते थे, लेकिन अपनी तरतीब है बैलेंस शीट से ही पहले शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलो जी शुरू कर दो भाई। अच्छा, कल एक बच्चे ने आके मुझसे पूछा कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट इकट्ठा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैश फ्लो के टॉप वर्किंग है ना, वर्किंग है। कैश के कैपिटल के अकाउंट से भी, शेयर कैपिटल अकाउंट से भी कैश निकलता है, शेयर प्रीमियम में से भी कैश निकलता है। इकट्ठा बनाओगे तो वही कैश इकट्ठे आ जाएंगे, लेकिन मैं तो अलग ही रखूंगा। इकट्ठा बना सकते हैं जी बेटा। वहां पे भी हमने इग्नोर किया था, हमने तो इग्नोर किया था। कर लेते हैं, हमने इग्नोर किया था। अगर सोल्यूशन बना हो तो वैसे बना लेने में हर्ज भी नहीं है, मैंने तो प्रूफ करने हैं कि दोनों तरीके होते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा था कि प्रोविजन को आप नेट ऑफ डेटर्स किया करो, डेटर्स को नेट ऑफ प्रोविजन किया करो। अब बैलेंस शीट के फेस के ऊपर अगर डेटर्स नजर आ रहे हैं और बैलेंस शीट के फेस पे कहीं प्रोविजन नजर नहीं आ रही और वो कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो इस तरह आज वाले सवाल की तरह से ही है, नेट में मिटाकर समझाऊंगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ही यही है कि अगर डेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और प्रोविजन फेस पे नजर नहीं आ रही है बैलेंस शीट के, और प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो कह रहा है, तो फिर प्रोविजन नेट हो चुकी हुई है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल ओपनिंग बताओ। 10,000 1000 में है सवाल। रुपीज इन 1000 यहाँ पे भी लिख लिया होगा आपने, मुझे पता है घर पे, ये लाजमी लिख लिया करो। अच्छा जी, तो 10,000 ओपनिंग और 12,400 क्लोजिंग। शेयर प्रीमियम 0 ओपनिंग है और 1400 क्लोजिंग।
अब देखो ना, ये 1400 है, अगर मैं इसको ऐड करके लिख देता दोनों को तो ये 1400 भी यहीं पर ही ऐड हो जाना था। तो मर्जी है आपकी, कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स 12440, क्लोजिंग 13,450। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस है जी, ओपनिंग कोई नहीं है, इस साल ही आया है, 4000, क्लोजिंग। ये काम क्विकली होना चाहिए। ये इतना फॉर्मेट, ये क्लास शुरू करने से पहले ही बना लेता हूँ, बच्चे आ रहे होते हैं जब, क्लास शुरू नहीं करते हम, ठीक है। तो ये जितना फॉर्मेट ये बना हुआ है, ये फॉर्मेट, ये टारगेट होना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए। उसके बाद सवाल पढ़ते जाओ, लेजर ओपन करते जाओ, बीच में कुछ ना कुछ, लेकिन सवाल पढ़ के शुरू करो ताकि पता हो कौन सी एडजस्टमेंट ऊपर किसी फिगर को हिट कर रही है। लेकिन खुदा ना खास्ता निकल जाती है कोई फिगर नज़र से और वहाँ लिख देते हो जैसे वर्किंग कैपिटल आइटम में, तो जब पता लगता है तो उसको काट के दोबारा कर लेंगे, कोई इतने बड़े तो मसला नहीं हो जाता जी। रियल सरप्लस के बाद क्या है, इधर आए जी, लॉन्ग टर्म लोन्स लेजर बनेगा, फिर इन तीनों को ही लेकर ना, 2 को लेकर जाना है वर्किंग कैपिटल में और तीसरे का लेजर है, लेकिन इसको थोड़ा सा बीमार है तो इलाज करके लेके जाना है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन 5000, 4100, क्लोजिंग। नेक्स्ट आगे आओ। ट्रेड अदर पेएबल्स, कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही, सॉरी ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स, अदर पेएबल्स अलग पड़े हैं। ट्रेड पेएबल्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा था यहाँ कोई जरूरत नहीं, पहले एसेट्स लिखो, एसेट्स इकट्ठे करो, जैसे सवाल के अंदर डाटा आता जाए लिखते जाओ, एक एसेट एक लायबिलिटी एक एसेट, कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। तो ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए बढ़ रहे हैं, तो लायबिलिटी है, बढ़े तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश को 500 से, बस अब कैश लिखना कल से ही छोड़ा हुआ हमने। नेक्स्ट एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, होना तो इनके साथ भी वही है, ठीक है, लेकिन एक नीचे जो है ना इंटरेस्ट पेएबल गालिबन आएगा, तो वो इसमें कहीं छुपा पड़ा है, बताया नहीं है सवाल में से, लेकिन हमने वैसे ही तैयारी कर ली है, नाम भी बताया, तो ठीक है ना। तो वर्किंग 7, ट्रेड एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, क्लोजिंग और ओपनिंग जी। क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, ये देखें जी, 660 ओपनिंग, 680 क्लोजिंग। अच्छा, कैश फ्लो में कुछ रिलैक्स हुए, थोड़ा बेहतर हुए हो। टैक्सला वाला सवाल मैंने पहले ही बताया था, अगर संडे ना आता तो वो मैंने नहीं देना था, पहले ये नादिर करवाना, आहिस्ता आहिस्ता ना, स्लो पॉइजन, उसके बाद फिर वो होमवर्क में देना था, डिस्कस करके देना था, और फिर लेकिन संडे आ गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लें बच्चे संडे को। तो एज पर क्वेश्चन 660 ओपनिंग है, 680 क्लोजिंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स का तो हम लेजर बनाते हैं, ये पता नहीं मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, साथ ही ज़रा रख देंगे ना। तो टैक्स पेएबल, टैक्स एक्सपेंस में लिख देता हूँ, और एक्सपेंस में आपको पता है पेएबल प्रीपेड जो भी हो हम वहीं पे डाल देते हैं, इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है किसी को। यार साकिब इतने मार्कर रखते हैं यार, 2-3 रख दिया करो जिसका पता होगा चलेंगे, नहीं तो चेक कर करके थक जाता हूँ जी। 150 मार्कर ज़्यादा हो गया वैसे, 10-12 तो हैं जी। 500 ओपनिंग, 650 क्लोजिंग। तो भाई आपने नहीं छोड़नी जगह, मैंने इंटरेस्ट पेएबल का लेजर, इंटरेस्ट का लेजर बनाया, मैंने कहा जरूर साथ करीब आ जाएगा दोनों हैं, तो नजर आएगा ये लेजर बन गया, इसलिए जगह छोड़ दी। आप ना छोड़ें, आप चलने दें। क्लोजिंग 650। चलो जी, अब फिर नया सफ़र शुरू करते हैं, इनको चेक करने का। लोग इधर रहो यार, ओके ओके। नेक्स्ट, ये तो सारी साइड रहती है और लेजर तो अभी बनाया ही नहीं, चलो परली साइड है बोर्ड की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और कोई लेजर, कोई डिस्पोजल का ही बनना है मेरे ख्याल में, तो पीपीई का यहीं पे ही बना लेते, लेकिन चलो अब जगह नहीं है, ठीक है। तो नंबर 10, 1 नहीं 10, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, पेज नंबर 627 जी। तो नंबर 10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर, पीपीई, लेकिन बुक वैल्यू पर है, हमने बनाना है वो जो हमने IAS 16 के अंदर बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सीखा था। देखो बच्चों,
बुक वैल्यू पे आइए 16 का सिर्फ सवाल है और बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनवाए, ये तो अब नहीं होता। लेकिन ये बुक वैल्यू का अकाउंट वहाँ पे ना सीखा होता तो ना आज इस टॉपिक में बना सकते, ना आगे एनपीओ जो आ रहा है उसमें बना सकते, वहाँ पे भी बनाना है हमने। तो बुक वैल्यू पे अगर अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है ना जी। 15,800 और क्लोजिंग 21,400। सो नहीं जाओ। स्टॉक इन ट्रेड कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही, वर्किंग कैपिटल आइटम है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ कम हो रहा है। तो क्या लिखा है जी, स्टॉक इन ट्रेड, हम भी यहां पे लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड। ये जरा कोशिश किया करना है, आप बड़े हो गए, ठीक है। जो सवाल में लिखा हो ना लफ्ज वो यहां लिख, इन्वेंट्री लिखा हो तो इन्वेंट्री लिख लेते। कम हो रहा है, स्टॉक एसेट है डेबिट है, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट कम हो तो दूसरा इंपैक्ट कैश को जी 150। नेक्स्ट आते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल्स। उसने बोला नेट, मैं कहता हूं कि उसने ये नहीं लिखा हुआ था। लेट से भाई साहब आपके लिए सिर्फ स्पेशल लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अगर उसके बाद ये भी नहीं लिखा हुआ तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं ना, फिर तो क्या है, प्रोविजन है ही नहीं। अच्छा, अब दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत, यहीं पर फेस पे एडजस्टमेंट है ही नहीं, फेस पे उसने प्रोविजन भी डाल दी, आपको पता लग गया प्रोविजन है, चाहे एडजस्टमेंट लिखे चाहे ना लिखे। फेस पे नेट लिख दिया उसने, तब भी आपको टेंशन कोई नहीं, आपको पता लग गया कि प्रोविजन है लेकिन नेट हो चुकी है, चाहे एडजस्टमेंट में नहीं भी है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ये हो सकता है कि ऊपर डेटर्स दे, सबसे मुश्किल केस डेटर्स दे, साथ कोई नेट शेट नहीं लिखा हुआ और नीचे कह रहा है जाके प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स इज मेंटेन्ड एट 5%। मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है, हाँ जी, ये लोग करते हैं 5% प्रोविजन क्रिएट करते हैं, मतलब ओपनिंग में भी किया होगा क्लोजिंग में भी किया होगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोविजन तो होती है। अब जब हम बैलेंस शीट के फेस पे आके देखते हैं तो हमें कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर नहीं आ रही, ना एसेट पे नेगेटिव साइन के साथ नजर आ रही है, यहाँ या तो यहाँ आ सकती थी, ना कोई चलो गलती से उसने लायबिलिटी पे लिखा हो उस साइड पे नजर आ रही है, यानी कि बैलेंस शीट में कहीं पे मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर नहीं आ रही। और वो कह रहा है मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट कह रही है नहीं है नजर आ रही, तो इसका मतलब ही क्या होगा, इसका मतलब है कि वो मेंटेन करते हैं, फेस पे नजर नहीं आ रही, तो वो फिर पीपीई में से नेट हुई पड़ी होगी। हाँ, डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गलती तभी अज्यूम करनी है जब सवाल बताए, ओके। तो फिर नॉर्मल केस क्या है कि ये रिसीवेबल्स क्या हैं, नेट ऑफ प्रोविजन है। वो तो अलग बात है कि इसने क्या कर दिया हुआ है, लिख दिया है। भाई इधर देख लेना यार, इसने क्या किया हुआ है, इसने यहां पर लिख के बता दिया है। अच्छा, अब एक और बात, पहली बात ये ऑप्शन है, जब मैं आपको वो लॉजिक वाला दिन, अब आज चौथा दिन है हमारा, 5वां 6ठे दिन मैंने कहा हुआ है ना कि मैं लॉजिक दूंगा, तो अभी हो सकता है आज भी वैसे टाइम बचे तो मैं लॉजिक दे दूं क्योंकि सवाल छोटा ही है। अच्छा, उसमें ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है कि आप चाहे तो प्रोविजन अलग और ग्रॉस डेटर्स अलग अलग लेके आए कैश, चाहे तो नेट करें, जवाब एक ही आता है। तो मैंने आपको इसकी आदत डाली हुई है, लेकिन जब अगले मेथड में जाएंगे ना तो वहां पे हमें डेटर्स और प्रोविजन अलग अलग चाहिए हुआ करेगा, तो फिर इस तरह की एडजस्टमेंट काम आ जाया करेगी, वो वहीं पर सीखेंगे। फिलहाल तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डेटर्स ऑलरेडी नेट ऑफ प्रोविजन है और हम तो नेट डेटर्स को ही लेकर जाते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने भाई आपके लिए थोड़ी सी डिस्कशन कर दी इस एडजस्टमेंट की, कुछ क्लियर हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। ले जी, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए ये कम हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट भी लिखा मैंने कि ये मैं नेट वाले यूज कर रहा हूं जी, बढ़ रहे हैं, श्योर बढ़ रहे हैं, बढ़े, एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश को कर दो क्रेडिट। 100 सोनार की 1 लोहार की, माइनस वाला कितना ज्यादा आ गया। नेक्स्ट, अदर रिसीवेबल्स कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हिट कर रही थी, है बताओ ना, ऐसे ही मैं देखा ओवरलुक कर गया, कौन सी, अच्छा हाँ, ये छुप छुप आके कर रही होगी, नंबर 2, बदतमीज, नंबर 2। अब अस्पताल है, उधर बना लेते हैं अस्पताल, ठीक है, वैसे इधर जगह तो थी लेकिन चलो इधर ही बना लेते हैं जी। नंबर 11, अदर रिसीवेबल्स,
अदर रिसीवेबल्स की ये वर्किंग है, अदर रिसीवेबल्स का ये हस्पताल है, क्लोजिंग और ओपनिंग एज पर क्वेश्चन। तो देखो एक बार चीज हुई फिर हर बार आ रही है। क्वालिटी एंटरप्राइजेज में हमने उस दिन बड़ी मुश्किल से सवाल पूरा किया था क्योंकि सारा टाइम इस पे ही लगा दिया। उसके बाद आप देख रहे हो तकरीबन हर सवाल में ये रिसेंट क्वेश्चंस की बात करूं आ रही है। अब असल में ना एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है हर सवाल में एक आधी खूबसूरत एडजस्टमेंट का होना। आप 100 सवाल करके जाएंगे ना तो पर्चे में 151 आना है जिसके अंदर, हाँ जी ऐसे ही है, जिसके अंदर आपको अगर 6 एडजस्टमेंट दी हुई हैं तो 4 तो लाजमी वो होंगी जो आपने देखी होंगी, 5वीं भी हो सकता है हो, छठी एक आधी जरूर ऐसी होगी जो पहली बार होगी। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो लग गई तो रोजी पर्चे में, ना लगी तो रोजा, ठीक है। लेकिन हम जिस चीज का कर सकते हैं वो ये है कि जो 70-80% पर्चा हमें आता होता है उसमें गुंजाइश ना हो, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हर नए सवाल में कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना उस एक एडजस्टमेंट से जो आपने करनी है या 2 एडजस्टमेंट मुश्किल आ जाती है, बल्कि कॉन्फिडेंस अप करना है उन सारी एडजस्टमेंट से जो आपने की हैं उसके अंदर। कि आपको 15 नंबर के सवाल में से 13-14 नंबर, चलो ज़्यादा हो गए, 10-11 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत है, 11-12 में से बहुत परसेंटेज, 70-80% मार्क्स आप ले रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है जी। क्लोजिंग ओपनिंग बताओ 800, क्लोजिंग 2385, ठीक है जी। ये बड़ी खूबसूरत एडजस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक वो लेजर बनाऊंगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वही रिसीवेबल वाला, और फिर उसको मैं आपके सामने शो भी करूँगा टेस्ट क्ले वाले सवाल में जो मैंने किया था, ठीक है ना जी। तो उसके बाद कैश एंड बैंक है, 2355320 लिखवाओ ज़रा, बस कैश एंड बैंक ही है जी इधर तो आज। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक है, जो भी है बस। क्लोजिंग 2355, ये लिखवाने वाला ना देखा करें मेरा मार्कर कहाँ रुका हुआ है, फिर वही लिखवाया करें प्लीज जी। और 32, चलो बस यही है और कुछ नहीं टोटल, ठीक है। ले जी, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, एक्सट्रैक्ट इसके, इसको भी पहुंचा दो, सवाल में कोई गलती नहीं है। रेक्टिफिकेशन मैं पहले, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से रेक्टिफिकेशन आई हुई है ना, तो पहले मैं साथ ही करता, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लियाकत इंडस्ट्री वाला सवाल अभी नहीं करेंगे, वरना तो मैं क्या कह रहा हूँ, कल का दिन ख़त्म कर देंगे, इस मेथड को दूसरे पे जाएंगे, रेक्टिफिकेशन के अलावा की बात कर रहा हूँ, फिर इनडायरेक्ट शुरू करेंगे, फिर उसको पूरा करेंगे, फिर अच्छे तरीके से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, फिर रेक्टिफिकेशन भी एक दिन के अंदर उसकी कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई गलती नहीं है, तो प्रॉफिट जो है वही सही है, टैक्स भी सही है, पैट भी सही है, ठीक है। तो पीबीटी 8955 ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, अच्छा यहाँ पे जी 89 ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं इसको जी, मैंने कहा बता दूं 8955, ऐसे पर्चे में नहीं करना, नंबर कट जाते हैं, 8955। नेक्स्ट टैक्सेशन, पीएनएल में टैक्सेशन का मतलब लायबिलिटी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स एक्सपेंसेस आते हैं, तो टैक्सेशन का मतलब टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस है तो टैक्स के लेजर में आएगा। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर किस तरफ आती है, हम तो कैश से सोचेंगे, कैश के ऑपोजिट आती है, यही बात याद रखें, कैश के ऑपोजिट आती है, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश तो डेबिट साइड पे आता है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस जाना होता है, मैं वही एक्सपेंस का नाम लिख दूँ, उन्होंने टैक्सेशन लिखा हुआ लेकिन हमारी वर्किंग है, मैं टैक्स एक्सपेंस ही लिख रहा हूँ, ठीक है जी। टैक्स एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है वो सवाल में गिवन है 2945, ठीक है जी। और लास्ट में है पैट 6010, ये कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6010। ले जी, सारा डाटा ओवर एंड आउट। अच्छा ये फॉर्मेट ना अब मैं किसी और सवाल में इस्तेमाल कर लूँगा, सुभान अल्लाह, सवाल का नाम बदल लेंगे, ऐसे थोड़ी मैं घर पे मेहनत करके आऊँ और मैं इस्तेमाल, ये कल असल में लिखा था, मुझे लगा था टैक्सला वाले सवाल के बाद 15-20 मिनट बच जाएंगे, लगता ही है मुझे। असल में ना मसला ये होता है कि आप लोगों को जब तक किसी चीज़ एडजस्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो आगे तो नहीं जाया जा सकता ना, तो मेरा अंदाज़ा जो होता है वो अक्सर गलत हो जाता है, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदर इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं जी। नंबर 1, शेयर्स इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। नंबर 1,
10% बोनस शेयर्स इन मार्च 17, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है ना। अब बोनस शेयर्स इशू किए हैं, तो बोनस शेयर्स की तो मुझे एंट्री भूल गई। नहीं, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ठहर जाओ, डिविडेंड वहीं डेबिट होता है, पहले लिखने तो दो। डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। मुफ्त में शेयर्स बांटते थे तो शेयर कैपिटल बढ़ता था, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। और हो ही नहीं सकता कि इस एंट्री में शेयर प्रीमियम हिट हो, याद है क्या वजह है? ये एंट्री हमेशा फेस वैल्यू से होती है, इसका मतलब ये एंट्री सिर्फ शेयर कैपिटल के अकाउंट में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब डिविडेंड डेबिट करना है, वो तो दोनों जगह ही हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस, लेकिन मैंने आपको रिटेन्ड अर्निंग शेयर प्रीमियम में, लेकिन आप रिटेन्ड अर्निंग में ही किया करें, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह ही सही है। असल में यहां पे मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ओपनिंग सरप्लस पड़ा ही नहीं है, ओपनिंग शेयर प्रीमियम पड़ा ही नहीं है, और ये पहले इशू हो रहे हैं, राइट इशू में शायद शेयर प्रीमियम आया होना, और ठीक है ना, तो इसलिए मैं तो रिटेन्ड अर्निंग से ही कर रहा हूं। अब क्वेश्चन इज 10% बोनस शेयर्स हैं, ये 10% बोनस शेयर्स, बोनस डिविडेंड, ये किस पे परसेंटेज अप्लाई होती है? शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे, और लेटेस्ट बैलेंस है 12,400। हाँ जी, याद करें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, जिसके अंदर शेयर कैपिटल का मिसाल के तौर पर रिटेन्ड अर्निंग्स का ऐसे बैलेंस आ रहा होता था, तो ये ओपनिंग 1 जनवरी 17 पर 10,000 है, ठीक है जी, और रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग 12,440 ही है ना। अब बोलो, अब यार ये देखो, देख ले भाई, देख ले, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मैं यहीं से चाती मार के कर रहा था, मैं इतना मेरा हाफजा तो नहीं है। अच्छा, अब हमने किया बोनस इशू, ठीक है, तो बोनस इशू से हमने 10% अप्लाई, बोनस इशू में 10% हमने अप्लाई करना है किस पे? अब देखो ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 10,000, और अभी 12,400 नाम की चीज़ तो 31 दिसंबर 17 की शाम को जाके बनेगी, जिसके अंदर ये बोनस भी इशू हो चुका होगा, जिसके अंदर राइट इशू के शेयर भी आ चुके होंगे, जो वो कह रहा है। तो शेयर हमने मार्च में अगर डिविडेंड दे रहे हैं, तो शेयर कैपिटल का बैलेंस तो ओपनिंग वाला ही उठाना था, क्लोजिंग तो कभी नहीं उठाना था, और ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं बना रहे, तो सिर्फ आपको समझाया मैंने कि देखो, ऊपर देखते थे हम कि बोनस इशू या बोनस डिविडेंड जब देना है, तो उस वक्त देखते थे शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस क्या है, तो वो तो 10,000 है, 12,400 कहीं नजर आ रहा है, वो तो जाकर निकलेगा क्लोजिंग, यहाँ पे बोनस शेयर्स इश्यू होंगे, फिर राइट शेयर्स इश्यू होंगे, फिर क्लोजिंग 12,440 आएगा। यहाँ पर तो इस वक्त सिर्फ 10,000 ही है, तो कितने बच्चों ने 12,440 के 12,400 के ऊपर जो है वो 10% लगाया था? कितने बच्चों ने 12,400 पे 10% लगाया था पहली बार? फिर ठीक कर लिया, लेकिन पहली बार गलती से इस पे लगाया था, वो हाथ खड़ा करें। इतने अच्छे हो नहीं कि सारों ने, ये ट्राई कितने बच्चों ने किया था, सवाल ही किसी ने, सब ने 10,000 पे रेट लगाया था पहली बार ही। मैं नहीं मान सकता, कोई तो होंगे, हाँ, ये हाइब्रिड में कोई है ऐसा बच्चा मेरे जैसा, एक तो है मेरे जैसा जी, और कोई? शुक्र है, चलो, मैं कल ही नलायक, लेकिन है मेरा एक दोस्त, कोई बात नहीं यार, नलायक मेहनती होना चाहिए, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। तुमने हाथ खड़ा किया ना जिसने, कोई नहीं, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ पे ही लगा देते थे ना, रुपीज़ 10,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल मुफ्त में, शेयर्स मुफ्त में बांट दिए, ठीक है। अब ये एंट्री पोस्ट कर लो, अगर ये पोस्ट नहीं करोगे ना और बैलेंस नहीं निकालोगे, तो ये भी कैश में निकल आएंगे, जबकि ये तो कैश है ही नहीं, ये तो कैश है ही नहीं। इसीलिए रियल सरप्लस आई एंट्री क्यों करते हैं? ताकि वो एडिशन में कैश शामिल ना हो जाए। ऐसे ही ये मुफ्त शेयर बांटते हैं, तो इसकी एंट्री कर लो, इसीलिए तो उसने डाटा में ये बताया था जी। तो डिविडेंड यहां पर बोनस इशू, बोनस, बल्कि यूं लिखना चाहिए, पहले लिख लेते हैं फिगर, पहले डबल एंट्री किया करो। क्या मैं गलती कर रहा था, देखो पहले डबल एंट्री किया करो, ठीक है, फिर लिखने के लिए कुछ भी लिख लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 1,000 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,000 से। यहां पे हमने लिखा रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोनस अपने समझने के लिए मैंने लिख दिया, पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर लिखा हमने शेयर कैपिटल, और यहां पर लिख लिया अपने समझने के लिए बोनस। ये एंट्री हो गई, ठीक है बच्चों, एंट्री हो गई। अब फायदा ये होगा
कि जब यहाँ पे बैलेंसिंग अगर निकलेगा ना तो यहाँ पे, तो वो फिर पक्की बात है वो कैश होगा। ठीक है, अच्छा ले जी, अगली चीज कह रहा है राइट इशू हुआ है, राइट शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने इन जुलाई 17, और कोई डिटेल नहीं है, तो फिर हमें भी जरूरत नहीं है, बस ये पता है कि राइट शेयर्स इशू हुए हैं, तो ठीक है। अब जब सारा सवाल खत्म होगा, बैलेंसिंग करेंगे तो शेयर कैपिटल में कैश आ रहा होगा, शेयर प्रीमियम भी आ रहा होगा, तो फिर हम कहेंगे हाँ ये वही राइट इशू वाले पैसे ही आए हैं। ठीक है, इसका अगले का कुछ नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट लो जी, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 9500 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200 was disposed of for 4800 ऑफ विच को छोड़ो फिलहाल। मुझे ये बताओ एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे ना, तो फिर हमें कोई 9500 की जरूरत है? सुकून मारो, फिर बुक वैल्यू ही उठा लो। ठीक है, अब डिस्पोजल अकाउंट बनाना है आज या पहले एंट्री करें? हैं, पहले डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री उधर करवा दूंगा मैं। ठीक है, बल्कि एंट्री यहाँ कर देते हैं, चलो आपने अगर डबल डबल काम करना ही है तो एंट्री यहाँ कर देते हैं। ये तो सिंपल सी जर्नल एंट्री है भाई, सिंपल सी जर्नल एंट्री है भाई, सिंपल सी जर्नल एंट्री है, गायब ना होना। ये जर्नल एंट्री हो रही है जी। अक्यूमुलेट डेबिट और एसेट कॉस्ट से क्रेडिट अलग अलग करने की बजाय हम बुक वैल्यू से एसेट क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री बनी कैश डेबिट और पीपीई क्रेडिट, और बुक वैल्यू ही लिख देते हैं। ठीक है, अब बुक वैल्यू कितनी है जी? 5200, और बिका है ये कितने का? 4800 का। थोड़ी देर के लिए मैंने ये ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या आ गया जी? खैर से लॉस आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा लॉस। कितना? बैलेंसिंग 400 का लॉस आ गया। ठीक है जी, लेकिन मसला ये था कि 4800 का जो बिका है, इसमें से कल वाली एडजस्टमेंट है सेम, इसमें से 1800 स्टिल आउटस्टैंडिंग, पेएबल ना, पेएबल। अल्लाह के बंदो, चीज बेच रहे हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब है इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, रिसीवेबल है ये। ठीक है, ये पैसे हमें आने थे, आउटस्टैंडिंग है, उसके एंड पे पेएबल है, हमारे तो रिसीवेबल हैं। जी साकिब, ठीक है, सब बातें तो नहीं कर रहा कोई किसी क्लास में? बोले ना तो बता देना, उड़ा देंगे। पता नहीं दूसरी क्लास मैंने कहा, ऐसे पता नहीं उड़ा दूंगा मैं। कहते हैं जी जैकेट पहन के, मैं क्या यार खोल के देख लो, इंज ना कहो। मैं तुसी क्या सी यार, मैं बम बरूद वाला नहीं, दम दरूद वाला जी। अच्छा ओके, अच्छा जी। अब ये 4800 कैश रिसीव नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहा है 4800 में से कितना जी? 1800 तो रिसीवेबल है, तो फिर 4800 में से 1800 अगर रिसीवेबल है तो बाकी फिर 3000 हुआ रिसीव्ड, और सही है। लेकिन ये काम की बजाय मैंने कहा था कल कि आपको चूंकि आदत है लेजर बनाने की, और कहा भी यही हुआ था, तो लेजर ही बनाया करो, और लेजर भी बिल्कुल इसी तरह से सुकून से बन जाएगा। ठीक है, तो आप जर्नल एंट्री की बजाय लेजर ही बनवाएं मेरे साथ। लेकिन आप लेजर के लिए जर्नल एंट्री ना देखना, ये देख ली ना एंट्री, देख ली ना एंट्री, बस अपने काम से काम रखें आप, यानी लेजर बनाएं जी, क्योंकि यहाँ पे डबल एंट्री होती जाएगी साथ साथ। भाई साहब एसेट की बुक वैल्यू ही निकाल के फेंक रहे हैं, सवाल ने दे दी है तो क्यों अलग अलग हम मुसीबत में पड़े। ठीक है, तो एसेट अकाउंट उधर ही पड़ा है, क्रेडिट होगा जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू से, और ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या हो जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट। एक मिनट, डिस्पोजल को थोड़ा और चले, इसके साथ वो इसका दोस्त यहाँ पे बना लेंगे ना, जैसे वहां पे जगह छोड़ी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा लेडजर और बनाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं नंबर 12 लिख भी रहा हूं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है लेजर की, इसके बगैर भी काम चलता है, मैंने कल भी बताया था। अच्छा जी, आखिरी लेजर इंशाल्लाह हमारा होगा, क्योंकि बाकी तो उधर इंटरेस्ट वाले की जगह छोड़ी हुई है हमने जी। बच्चों, डिस्पोजल एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू से, कितनी है? 200 एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ये पीपीई से आ गई है जाने वाले एसेट की बीवी। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये बिका कितने का? 4800 का, जिसमें से 1800 रिसीवेबल है। अब अगर 4000 में से 4800 में से 1800 रिसीवेबल है, तो फिर रिसीव कितना हुआ?
अब इस 3000 की एंट्री बन रही है कैश डेबिट, कैश का अकाउंट बना नहीं रहे होते, कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, डन। ये जाएगा हमारे कैश फ्लो में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी का जो है उसकी रिसीवेबल की एंट्री करते हैं। तो एक अकाउंट हम जबरदस्ती ओपन कर रहे हैं, रिसीवेबल फॉर पीपीई, यही नाम लिखा था ना कल, रिसीवेबल फॉर पीपीई जी। तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 3000 से, रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 1800 से, ठीक है। ये जी रिसीवेबल है फॉर पीपीई। तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, जबानी भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ये बहल बना दिया जी। ये डिस्पोजल से आया है, रिसीवेबल स्टैंड हुआ है। ओपनिंग डेट पर कोई रिसीवेबल नहीं था, इसी साल बेचा है ना हमने, अब बोलो। और क्लोजिंग डेट पर चूंकि वो रिसीव नहीं हुआ तो सारे का सारा क्या है, रिसीवेबल ही है। और ठीक है, अब इसको तो बाद में देखते हैं, जरा इसके बारे में बताओ। ये ऑलरेडी जनरल एंट्री में वैसे कर भी लिया था। लॉस आ रहा है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंसिंग लॉस है 400 रुपए का, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, हमारे लिए कैश फ्लो में इस डिस्पोजल के ऊपर आने वाले लॉस ने रिवर्स होना है और इस कैश ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना है। रिसीवेबल ने कैश फ्लो में नहीं जाना, निकाल के ले गया। अगर ये 1800 यहां से ना माइनस करते, ठीक है, तो सारा कैश में चला ना जाता 4000-4800, गलत हो जाता ना, ठीक है, हमने अलग कर लिया। अब कैश फ्लो में सिर्फ 3000 ही जा रहा है और गेन तो उतना ही है, ओके। अच्छा, अब जी सबसे पहले इस प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये लॉस लेस हो चुका है, तो ऐड कर लेंगे जी। ऐड किया हमने लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, ऑफ पीपीई खुद लिख लेना। वर्किंग नंबर 13 में हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है 400, और फिर 3000 को यहां ले आएंगे, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। इसको भी वर्किंग 13 लिख दो, क्योंकि 3000 मैंने वहीं पे 4800 माइनस 1800 करके लिखा है, तो कोई नहीं, वर्किंग वहीं पे यूजर एग्जामिनर देख लेगा। और ये 3000 पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गया जी। अब अगली बात है, इसको भी फड़का ही देते हैं साथ ही। देखें, बात दरअसल ये है, आज थोड़ा सा टाइम है इसलिए थोड़ी सी बात करता हूं। हम इंटरेस्ट इनकम हो गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का गेन लॉस हो गया, इसको क्यों ऐसे अलग से शो करते हैं रिवर्स करके, और यहाँ पे माइनस या वहाँ पे प्लस माइनस कर रहे होते हैं? कभी सोचा होगा, लेकिन मैं सोचने नहीं दे रहा था। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ये सारे के सारे कभी भी आपको फेस पे रिवर्स होते नज़र नहीं आते, इनका कैश पे होता या रिसीव होता नज़र नहीं आता। कभी गौर किया आपने? हम अच्छा किया, हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस के बाद वाली चीज़ों को टारगेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम और टैक्स एक्सपेंस, यही बाद में आते हैं ना। क्या वजह है कि हम इनको अलग से लेकर आ रहे होते हैं? क्या वजह है? देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपकी जो सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग है, एडमिन है, ये प्रॉफिट की फिगर तक सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एडमिन प्लस माइनस हुए पड़े होते हैं ना, हम उसको वहीं रहने देते हैं, ठीक है। मैंने कहा था वो सारे के सारे जो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, वो इस एरिया के अंदर कैश में कन्वर्ट होते हैं, वो तो प्रूव भी करना रहता है ना, ठीक है। अब इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट हो तो उसमें हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करके इंटरेस्ट पेड माइनस करते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम आए अदर इनकम की, ठीक है, अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, तो हम यहां पर वो अदर इनकम को लेस करके और उसका कैश ले रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो, ठीक है। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट बिकने पर गेन आया है या लॉस आया है, तो उसको हम यहां पर रिवर्स करते हैं, उसका कैश लेते हैं, तो ठीक है। तो क्यों ये काम कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? असल में ना, ये जितनी चीजें, फाइनेंस कॉस्ट हो गया,
ये अदर इनकम के अंदर पड़ा हुआ गेन ऑन डिस्पोजल या इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, अदर एक्सपेंस में पड़ा हुआ लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया मिसाल के तौर पे, ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती। बड़ी अहम बात कर रहा हूं, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट क्या मतलब अगर मैं एसी बनाने की दुकान बना के, एसी बेचने की दुकान बना के बैठा हूं तो मेरे ऑपरेशंस क्या हैं? एसी बना के या खरीद के बेचना। तो सेल्स भी रेलेवेंट, कॉस्ट ऑफ सेल भी रेलेवेंट, सेलिंग भी रेलेवेंट, एडमिन भी रेलेवेंट, ठीक है ना? ये ऑपरेशंस हैं। अच्छा, अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने बिजनेस के लिए लोन ले लिया बैंक से। लोन लिया तो उस पर क्या पे किया? इंटरेस्ट। क्या ये लोन लेना और इंटरेस्ट पे करना ही मकसद था जिंदगी का, इस कारोबार में आने का? ऑपरेशंस, ठीक है। तो पैसे कम पड़ गए, बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, बिजनेस ने लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया। क्या ये लोन लेकर इंटरेस्ट पे करना ही कारोबार शुरू करने का मकसद था? ये तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ऐसे ही पैसा सरप्लस पड़ा था, वेला पड़ा था, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई। क्या कारोबार ही इसीलिए किया था कि जो पैसा वेला होगा उसको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम कमाया करेंगे? गौर करो। तो IAS 1 जो है ना, ऐसी चीजों को अदर इनकम में डलवा रहा है। फाइनेंस कॉस्ट अलग रखी, अदर इनकम जो नॉन कोर एक्टिविटी की इनकम है, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं था। आप बनाते धागा है, जैसे वो मिसाल दी थी आपको, बना के बेच रहे हैं, ठीक है, और बीच में वो थोड़ा स्क्रैप बन गया, आपने वो बेच दिया। क्या आप स्क्रैप को रेवेन्यू में डाल सकते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं आप स्क्रैप को अदर इनकम में डालो। आपने मिल इसलिए नहीं लगाई थी कि स्क्रैप बेचें, मिल इसलिए लगाई थी कि धागा बेचें, स्क्रैप तो साथ बन गया। ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो ऑपरेशंस नॉर्मल डेली रूटीन ऑपरेशंस का पार्ट चीजें नहीं होती हैं, वो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन में नहीं आती हैं, ठीक है। वो कहां चली जाती हैं? फाइनेंस कॉस्ट तो वैसे ही अलग थलग है ना। जो ऐसी चीजें हैं जो रूटीन नॉन कोर एक्टिविटी की इनकम, जो भी अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है जी, इंटरेस्ट इनकम है जी, स्क्रैप सेल की इनकम है, ये अदर इनकम में जा रही है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी अदर इनकम है। क्यों? अगर मैं एसी बनाने का, बना के बेचने का या खरीद के बेचने का कारोबार कर रहा हूं तो एसी इन्वेंट्री को बेचना मेरा काम है, लेकिन जो एसी मैंने दुकान में लगाया हुआ है, जिसको मैंने PPE कहा है, वो नहीं मैं हर महीने 10 दफा बेच रहा होता। बात समझिए। कारोबार में जो एसेट खरीद के लगा दिया गया फॉर यूज, वो तो फिक्स एसेट है। वो फिक्स एसेट हर रोज नहीं बिक रहा होता, खरीदा नहीं जा रहा होता, कभी कभार होता है। 10 साल बाद हमने एक फिक्स एसेट बेच दिया और एक नया ले लिया, 5 साल बाद एक फिक्स एसेट पुराना बेचा और नया ले लिया। वो तो जरूरत के लिए, इस्तेमाल के लिए होती है चीज। तो अगर फिक्स एसेट बेचा है, उसके बेचने पर गेन आया है, तो स्टैंडर्ड कहते हैं उनको सेल में मत डालो, कभी कभार होने वाला काम है, नॉन कोर। कोई काम तो इस मकसद के लिए तो नहीं आपने यहां पे मिल लगाई थी कि मैं मिल बेचा करूंगा, भाई समझ रहे हो ना। ऐसे ही फिक्स एसेट को बेचने पर लॉस आ गया, स्टैंडर्ड कहता है इसको कॉस्ट ऑफ सेल में या सेलिंग में या एडमिन में ना डालो, ये कभी कभार होने वाला काम है, कंपेरेबल नहीं ना रहते दोनों साल, ठीक है। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल जो है वो मतलब 10 रुपए थी, आपको इस साल एसेट बेच के 5 रुपए का लॉस आया, आपने वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया। कॉस्ट ऑफ सेल पिछले और इस साल की कंपेरेबल ही नहीं, पिछले साल 10, इस साल 15 हो गई। देखने वाला क्या कह रहा है? बड़ी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है। हालांकि उसमें एक वन ऑफ आइटम आपने ऐसा डाल दिया कि फिक्स एसेट बेचा था, उस पर लॉस आ गया, प्लांट बेचा था, यार हद हो गई। नॉन कोर है, अलग रखो, ये स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, ये सारे यहां पर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वाले सारी हमारी नॉन कोर, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती। जैसे फाइनेंस कॉस्ट के बारे में कहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पैसा जरूरत पड़ा, ले लिया बैंक से, इंटरेस्ट पे किया, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं था। जरूरत पड़ी, ले लिया, बस एक कॉस्ट तो है, पैट से पहले तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पैसा फारिग पड़ा था, इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा ली, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। फिक्स एसेट 10 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, बेचकर गेन आ गया, अदर इनकम में डालो, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। एसेट बेचा, नुकसान आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल, अदर एक्सपेंसेस में डालो, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। इसीलिए आपको ये 2-3 चीजें अलग अलग नजर आती थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, फिर डिस्पोजल पर गेन हो चाहे लॉस हो, ठीक है। ये आपको बाहर बाहर नजर आते थे, बाहर बाहर, इधर वर्किंग कैपिटल में आप इनको जाने नहीं देते। ऐसे ही टैक्स भी होता है, टैक्स तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, वो ऑपरेशंस करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना।
तो यहां पर ना एक लाइन है फॉर्मेट के अंदर जो मैंने लिखी नहीं हुई है, मैं कहता हूं जरा टाइम बच जाए, मैं दिखाऊंगा तो सही, लेकिन पर्चे में भी ऐसे ही करना है, वो नहीं लिखनी। यहां पे करके ना एक टोटल पहले किया जाता है, उस टोटल में लिखा जाता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम, यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर आप कैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस को आने देंगे, वो ऐड करते हैं, पेड को नीचे लेस करते हैं। ये यहां पर वाली फिगर के अंदर यहां की फिगर तक आते आते इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स हो जाता है, और ये फिगर पाक होती है, उस फिगर के अलावा होती है, और फिर बाद में इंटरेस्ट पेड माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम, यहां पे आपने रिवर्स कर दी इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करके, अब रिवर्स की तो इस फिगर तक आते आते वो रिवर्स हो चुकी है, इसमें नहीं है, और फिर इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पे अलग कैश फ्लो के तौर पे ऐड कर दी। ऐसे ही गेन लॉस भी है, ठीक है ना? लेकिन ये हम लिखते नहीं, ये फिर किसी वक्त समझा दूंगा। तो अब ये सारी बात समझने सुनने के बाद मुझे ये बताएं, फिक्स्ड एसेट्स का बेचना, आज लॉजिकली बात करेंगे ना, फिक्स्ड एसेट्स का बेचना खरीदना, क्या ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होता है? नहीं ना होता। ठीक है, अब अगला सवाल, हमने एक फिक्स एसेट बेचा है जिस पे एक रिसीवेबल आने लग गया, ठीक है? ये रिसीवेबल अगर मेरा अदर रिसीवेबल्स में छुपा पड़ा हो और मेरे अदर रिसीवेबल्स में जाना हो वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, तो क्या मैं उसे इसके अंदर पड़े हुए जाने दूं? ये फिक्स एसेट्स का बेचना हमारे ऑपरेशंस का पार्ट, नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। और अगर इसका रिसीवेबल अदर रिसीवेबल्स में पड़ा है तो उसमें पड़ा रहा तो ये भी चला जाएगा ऑपरेशंस का पार्ट बनने, जबकि हमने ये होने नहीं देना। ठीक है, ये सारी बात पिछले 2-3 दिन में होती रही थी, लेकिन छुपाता रहा था आपसे, ऐसे ही बोर होना था इसलिए। तो अब इस एडजस्टमेंट में कहीं नहीं उसने बताया कि ये फिगर कहां गई, लेकिन ये हमें पता लग गया कि 1800 रुपए का एक रिसीवेबल स्टैंड हो चुका है। मैंने इसीलिए लेजर बनाया, ये लेजर मैंने एम ही बनाया, जरूरत कोई नहीं थी। 1800 का एक रिसीवेबल स्टैंड हो चुका है, ये तो कंक्लूड हो गया। अब सवाल ने ये कहीं नहीं बताया कि कहां पड़ा है। अब दो ऑप्शंस हैं, पहला सवाल के पास ऑप्शन ये है कि फेस के ऊपर यहां पर एसेट साइड पे कहीं पे लिख दे करंट एसेट्स में रिसीवेबल फॉर पीपीई 1800, 0 और 1800, तब भी हम मान जाए, ठीक है कि अलग पड़ा है। लेकिन अगर ये रिसीवेबल है जैसा कि नजर आ गया है और फेस पे नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ऑब्वियस बात क्या है, कैश एट बैंक में होगा या पीपीई में होगा? नहीं भाई नहीं, फिर अदर रिसीवेबल्स में होगा, क्योंकि अदर रिसीवेबल्स एक ऐसा आइटम है, देखो पीपीई में क्यों नहीं हो सकता, पीपीई में तो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड में इन्वेंट्री होती है, ट्रेड डेटर्स में डेटर्स, सेल वाले डेटर्स, ट्रेडिंग एक्टिविटी डेटर्स होते हैं, और कैश एट बैंक में कैश पड़ा होता है। एक चीज ऐसी है अदर रिसीवेबल्स के नाम से जिसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं आगे जाकर। इस अदर रिसीवेबल के अंदर एक ये नहीं कई रिसीवेबल होंगे, ट्रेड डेटर में तो सिर्फ डेटर्स पड़े होंगे, कैश एट बैंक में सिर्फ कैश एट बैंक होगा, पीपी में सिर्फ नॉन करंट एसेट्स होंगे, स्टॉक में सिर्फ स्टॉक होगा। लेकिन अदर रिसीवेबल्स एक ऐसा आइटम है जिसमें मल्टीपल रिसीवेबल्स पड़े होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे तो कैपिटल, शेयर कैपिटल में कैपिटल ही होगा, शेयर प्रीमियम में शेयर प्रीमियम ही होगा, ऐसे चलते आओ। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लोन ही होगा, ट्रेड पेबल में सिर्फ क्रेडिटर्स होंगे, टैक्स लायबिलिटी में सिर्फ टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, ये एक ऐसी चीज है जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई पड़ी होती हैं, क्योंकि फेस के ऊपर बहुत सारे आइटम्स नहीं डालते। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पेबल भी पड़ा है, यहां पे रेंट पेबल भी पड़ा है, यहां पे कोई और पेबल है वो यहां पे पड़ा हुआ है, इकट्ठा करके वो नोट में जाकर डिटेल बताई होती है। तो अगर कोई लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कोई है सवाल में, जैसे इंटरेस्ट पेबल निकल आता है और वो नहीं बता रहा कि कहां पड़ी हुई है, तो फिर ऐसे किसी लेजर, ऐसे किसी आइटम के अंदर पड़ी होगी जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नजर आ रहा है। ऐसे ही कोई रिसीवेबल है तो सही ना, रिसीवेबल है कि नहीं है, लेजर बना के देखा है, रिसीवेबल है 1800 का, फेस पे नजर नहीं आ रहा है, तो फिर कहां पड़ा होगा? इस अदर रिसीवेबल में छुपा पड़ा होगा। इसलिए हमने इसको यहां से निकालना, और निकालना क्यों है? क्योंकि अदर रिसीवेबल्स को हमने लेकर जाना है वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। अगर ये इसमें पड़ा रहा तो वहां पे तो ऑपरेशंस वाली चीजें जाती हैं जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है। जब फिक्स एसेट बेचना हमारे रूटीन का मैटर नहीं है, तो कभी कभार हुआ करता है, तो इसको निकालो, इसका लेजर बनाओ। देखो लेजर पहले बन के अब निकाल भी लेते हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कहा था, इंटरेस्ट को यहां से निकालो, वर्किंग कैपिटल में ना जाए, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं जाने देते, उसका अलग लेजर बनाते हैं, बाकी क्रूअल प्रीपेमेंट्स को लेके जाते हैं। ओके चलो, तो एज पर क्वेश्चन में से लेस कर दो रिसीवेबल फॉर पीपीई। चलो अब वर्किंग बनी गई है तो वर्किंग 12 जी, ओपनिंग 0, क्लोजिंग 1800,
और ये आ गया 800। 800 तो सही आया ना, मैंने सही लिखा है ना, देखो कितना मुश्किल आंसर था, मैंने लिख लिया 800। और यहाँ पर 585। लो भाई, पहले जो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी अब कम होती नज़र आ रही है, लेकिन अब ये इलाज मुआवजे के बाद ठीक ठाक हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले आए। अब रिसीवेबल्स पाक हैं किससे? कोई नॉन कोर एक्टिविटी जो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं उससे। ठीक है ना, अब ये सिर्फ ऑपरेशंस वाली चीज़ें रह गई होंगी इस रिसीवेबल्स के अंदर। ये शायद इसमें कोई प्रीपेड रेंट पड़ा हो, कोई इंश्योरेंस प्रीपेड पड़ी हो, कोई और रिसीवेबल छोटा मोटा पड़ा हो। ठीक है ना, अब इसे यहाँ पे ले आओ, अदर रिसीवेबल्स अदर रिसीवेबल्स, लेकिन वर्किंग नंबर 11 का रेफरेंस दो। और अब बताओ कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो एसिड कम हो तो क्रेडिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश डेबिट 215। डन जी। आज लॉजिकली बात समझाइए, कुछ कुछ समझ आई है, नहीं आई तो पुरानी बात से सवाल तो हो ही रहते, वही याद रखो, फिर दफा करो इस बात को। नेक्स्ट, क्या नहीं समझ आई? किसको समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? जो बहुत अच्छा है, तुम समझना भी नहीं है, जरूरत ही कोई नहीं है, हमारे सवाल वैसे ही हो रहे हैं, ये ऐसी पागलों के लिए मैंने समझाई थी, हम जैसों के लिए नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो मैंने ये नहीं समझी थी, मैं कहता बस ठीक है आज ये 2-4 चीज़ें ऐड लेस, बस ठीक है, पास हो गया था। फिर जब पढ़ाने की बारी आई तो समझना पड़ा। तो जब तुम्हारे पढ़ाने की बारी आई समझ जाओगे खुद ही, अच्छा लाके समझ जाएगी पढ़ाते हुए। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7350। लो जी, सवाल तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, साथ ही इधर भी लिख दो, ये नंबर भूल ना जाए। लेस हो चुकी है, ऐड कर दो, आपस की बात है। यहाँ वर्क नॉन कैश आइटम्स में ना एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे होते हैं, इनकम्स को लेस कर रहे होते हैं, यानी कि प्रॉफिट में सारी जिंदगी इनकम ऐड करते आए, एक्सपेंस लेस करते आए, यहाँ पे आके उलट है। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 7350। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1100। फॉर द ईयर क्या है फिर? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फॉर द ईयर एक्सपेंस होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं। एक्सपेंस मैंने जबरदस्ती लिखा आपके लिए। अब कैश की फिगर डेबिट साइड पे आती है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर आएगा। ये सवाल ने बताया 1100 है। ठीक है, यहां तक को मसला नहीं। आगे कहता है एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस एज ऑन 31 दिसंबर 17 बार 112 और पिछले साल के थे 48। तो ओपनिंग एक्रूड यानी पेएबल 48 है और क्लोजिंग 112। अब इसको देख रहे हैं, एक लायबिलिटी है, और इधर आके देख रहे हैं तो वही वाली कहानी फेस पे नजर नहीं आ रही। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जहां बहुत सारे क्लब हुए पड़े होंगे ना, यहां पर ही ये भी क्लब हुई पड़ी होगी, इसलिए तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा था। तो इसको भी माइनस करो, क्योंकि हमने ये कहा था कि इसका लेजर बनाओ, वर्किंग कैपिटल में मत जाने दो। आज वजह भी बता दी, क्योंकि ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो लेस इंटरेस्ट पेएबल, वर्किंग नंबर 8। वर्किंग 8 तो नहीं है, तो सवाल में ही गिवन था। ठीक है, हमने कौन सा निकाला ये, चलो वो तो वर्किंग हमने खुद बनाई थी ना। वैसे वर्किंग का रेफरेंस वहां भी ना दे चल जाएगा काम जी। 48 माइनस करो और 112 भी माइनस करो जी। बोलो 612 जी। अब एक लायबिलिटी है जो कम हो रही है, नाम है उसका एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स, वर्किंग नंबर 7 जी। एक्रूअल्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश में। अच्छा, आप जब ये डेबिट क्रेडिट भी लिखना छोड़ेंगे ना, तो अच्छा डेबिट क्रेडिट भी जब लिखना छोड़ेंगे ना बेटा, तो उस वक्त आपने अब ये करना है, पर्चे के लिए बता रहा हूँ, वर्किंग एग्जामिनर को शो करनी होती है ना, तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग आप डिफरेंस लेते हो ना, वो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे लिख दिया करना है। जैसे आपने वर्किंग में ये निकाला ना, तो आप यूँ लिख दोगे 612 माइनस 568, इन्वेंट्री का इतने माइनस इतने, डेटर्स का वो लिख के बताना है, लेकिन अभी डेबिट लिखते रहो। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कोई? एडजस्टमेंट तो है ही नहीं कोई, मेरे पास तो कोई नहीं है। चलो जी, कुछ है? कुछ भी नहीं है। जल्दी से फिर बैलेंसिंग करवाओ, यहीं से ही शुरू करवा दो फिर।
यहाँ पे अब पहला ये इधर से बन गया ना, यूँ चलते हैं, ये चलो 1 बाय 1 करना है तो 1 बाय 1 कर लो जी। कैश का तो यही टोटल है, यही टोटल है जी, 2-3 चीज़ें हो तो टोटल करते हैं, अब ये एक ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ होने लगा राइट इशू, जरा इसको बैलेंस करो, राइट इशू होता है अभी 1400 रुपये इधर, ये लो राइट इशू हो गया। राइट इशू से शेयर कैपिटल में 1400 रुपये आए हैं और राइट इशू से शेयर प्रीमियम में भी 1400 आए हैं, यानी प्रॉबेबली हमने, वैसे फेस वैल्यू कितनी सवाल के अंदर गिवन है, फेस वैल्यू नहीं गिवन, खुद से ही 100, चलो मिसाल के तौर पे 100 ही है, तो यूँ समझो 100 रुपये का शेयर हमने 200 का बेचा होगा, तभी तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में, ये मतलब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट 2800 से, शेयर कैपिटल 1400 से, शेयर, तो मतलब 100 वाला शेयर 200 का बेचेंगे तो ये 100% प्रीमियम आएगा ना, तो भाई राइट इश्यू हो गया, ठीक है ना, उन्होंने कहा था है, हमें पता लग गया है, ठीक है जी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आकर राइट इशू लिख दो, शेयर्स इशूड लिख दो, न्यू कैपिटल लिख दो, कुछ भी लिख दो, 1400 जमा 1400 जरूर करना, वर्किंग नंबर, हाँ वर्किंग नंबर 2 और 3 का रेफरेंस भी दे देना, और ये 2800 पॉजिटिव है, ठीक है जी। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस करके देखो, डेबिट साइड पे ये क्या होगा फिर, ये फिर डिविडेंड होगा, बड़े हो गए भाई, जब ड्राइंग ना कहे तो हम तो डिविडेंड ही कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब आज एक और बात भी बतानी है, अभी याद करवाना, डिविडेंड पेएबल का लेजर नहीं था, तो जो डिविडेंड यहाँ पे आया हमने सारा पेड ही समझना है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस से गुजर सकता है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये बैलेंस आ गया, ये डिविडेंड पेड है, क्योंकि पूरे सवाल में कहीं डिविडेंड पेएबल का जिक्र नहीं आया कि मैं सोचूं कि अच्छा कुछ पेएबल भी हो सकता है, अगर कोई डिविडेंड पेएबल होता तो नजर आता फेस पे। अब आप कहोगे एक्रूअल एंड अदर पेएबल में पढ़ा होगा, नहीं उसको क्लब नहीं करते, FR 2 में जाकर पढ़ोगे ना, IS 1 और कंपनीज एक्ट, तो वो लोग कहते हैं कि डिविडेंड पेएबल को तो फेस पे दिखाओ, अगर कोई है तो फेस पे दिखाओ, वो फेस पे ही होता, ठीक है, नहीं है तो मतलब नहीं है, या होगा तो बताएगा। डिविडेंड पेएबल नहीं है तो मतलब जितना डिविडेंड निकला है ये सारे का सारा क्या हो गया, ये सारे का सारा, इधर देखो, ये सारे का सारा क्या हो गया, पेड, ये डिविडेंड पेड है। तो अभी एक एग्जांपल बना के समझाऊंगा कि पेड ना हो तो क्या होगा, पेएबल का लेजर होगा, वहां पर चला जाएगा, वहां से फिर कैश पेड की फिगर निकलेगी। अच्छा, और ये वर्किंग नंबर कौन सी में निकला है, वर्किंग 4, ठीक है जी। आगे बढ़ो, लो भाई 3 लेजर्स हो गए बैलेंस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रियल सरप्लस, शुक्र है मैं पहले पीपीई की तरफ नहीं गया था, ये तो मुझे लग रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, इस तरफ तो यही बैलेंस आता है ना, और क्या आ सकता है रियल सरप्लस में, क्रेडिट साइड पे और तो कुछ नहीं आता है, ठीक है, और रोज ड्यूरिंग द ईयर ही होगा, इसका मतलब इसकी एंट्री तो ये बनती है, पीपीई डेबिट कितने से, 4000 से, शुक्र है मैंने इधर पहले देखा। फायदा क्या हुआ, अगर मैं पहले इसको बैलेंस करता तो इस तरफ डेबिट साइड पे ये 4000 भी कैश में शामिल हो जाता, जबकि ये कैश है ही नहीं, रियल सरप्लस में को कैश आता है, बड़े बड़े एसेट को महंगा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग नंबर 5 से हमारे पास आया एग्जामिनर भाई, ओ भाई एग्जामिनर भाई, ओ भाई एग्जामिनर, ओ एग्जामिनर भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट, डेबिट साइड पे मतलब रीपे हुआ है, कैश ही है फिर, ठीक है जी। जी 900 लोन रीपेड, लोन रीपेड, वर्किंग नंबर खुद देख लें सर, 900 नेगेटिव, लो नेक्स्ट जी, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके, इसको भी पक्का कर दो, पूरा कर दो, कैश बैलेंसिंग 10, ये तो आपका फेवरेट हो गया ना जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे और इंटरेस्ट पेड को माइनस कर देंगे, रिवर्स इसलिए बोलता हूं कि वहां जाके सोचेंगे माइनस हुआ या प्लस, ठीक है ना। आते आते प्रॉफिट तक, जरा सुकून से बंदा सोच लेता, यहां पे आए प्रॉफिट तक आते आते इंटरेस्ट एक्सपेंस है, माइनस हो चुका होगा, ऐड कर दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में गिवन था कितना, 1100, लो मुश्किल के बाद आसान सवाल करना कितना अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट, कैश पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना है 10, लेकिन ये सवाल में नहीं गिवन, ये आपने खुद निकाला है वर्किंग 8 में।
रूटीन का मैटर बन गया ना, अब ये सारी चीजें तो रोज ही आ रही हैं, तो एक आधी एडजस्टमेंट बरकत के लिए आ भी जाती है, समझना है, कोई मसला नहीं जी। 2795। अब टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे, क्यों? ये ऐसी फिगर से शुरू किया कैश फ्लो को जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ। अगर ये पैट से शुरू होती तो ये भी ऐड होता, लाइक इंटरेस्ट, बाकी सब सेम ही था। मसला जरा ये था कि पीबीटी से स्टार्ट कर दिया, इसलिए टैक्स माइनस हुआ ही नहीं हुआ कि ऐड करें। हाँ, टैक्स पेड माइनस कर देंगे वर्किंग नंबर 9 में 95। ओके, लो, उसके बाद उधर वाला इलाका खाली हो गया। ये बताओ कितना कैश है, इधर ही आना। हाँ, 14150। ये एडिशन इन पीपीई है, एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 10 1415। पॉजिटिव नेगेटिव? भाई एसेट खरीदे हैं तो पैसे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया, ये भी हो गया, इसको बस इधर ही लेकर आए थे और इसमें से कैश कुछ तो निकला नहीं है। देखो इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है कि बेसिकली ये बैलेंसिंग निकाल लिया हमने क्लोजिंग, यही तो मसला था कि ये क्लोजिंग बैलेंसिंग है, ये रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, हमने निकाल दिया इन रिसीवेबल में से, ठीक है। और ये भी ख़त्म हो गया, सवाल तो ख़त्म हो गया जी, जल्दी करें। 8401 पॉजिटिव, चल। उसके बाद 1150 नेगेटिव, ठहर जाओ यार, जरा क्लोज हो गया, क्लोज। 1150 नेगेटिव, 1900 पॉजिटिव, ए प्लस बी प्लस सी 849 नेगेटिव, 3204 हमने यहाँ पर लिखा और बस घर आ जाना है जी। 23 पॉजिटिव, हाँ पर्चे में ये मैच नहीं करेगा, माफ कर देना उसको। आ जाए जी, पेज नंबर 623 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है AB एंटरप्राइजेस। ये छोटा सा एक सवाल है, पुराना सा, लेकिन इस छोटे सवाल की अहमियत तब पता लगेगी जब इसमें इस्तेमाल हुई एक वर्किंग से रीसेंट अटेम्प्ट का एक पूरा सवाल होना है, उसकी बेस पर जिसने ये सीखा होगा, तो जाहिर है उस अटेम्प्ट से पहले भी ये करवाया ही जाता था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिफोर पास पेपर 14। एक मिनट, 14 कहीं डायरेक्ट मेथड तो नहीं है? ड्रम लिमिटेड डायरेक्ट मेथड तो नहीं है ना? नहीं, शुक्र है, मैंने इधर क्यों लिखा ये डायरेक्ट, खुद को गुस्सा कर रहा हूं मैं खुद को, और मुझे मिल ही नहीं रहा गुस्से से, बस ठीक है। बिफोर पास पेपर 14 का मतलब पता है क्या है? ये सवाल अभी करवाता हूँ, 5 मिनट का सवाल है, उसके बाद फिर इसमें से एक वर्किंग को बुनियाद बनाकर ले जाऊंगा और उस बुनियाद पे थोड़ा सवाल समझा दूंगा। देखो बस इस तरह से कुछ करना है और ये आपका होमवर्क है, पास पेपर 14 अभी लिख लें। एक आधा को और भी ना आ गया तो ये तो है। अब थोड़ा सा यहाँ पर तब्दीलियाँ आने लगी हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
8। अच्छा देखो ना, आप कैश फ्लो का, अब देखो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या दूं आपको कि मैं घर से जिस सवाल का फॉर्मेट बना के लाया था वो सवाल नहीं करवाया, सवाल बदल गया, मैंने सिर्फ नाम बदल दिया, AB एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, बस बाकी तो सारा फॉर्मेट यही है, ईयर एंड हम बदल लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है ना। अब इधर देखो, बाकी सारा फॉर्मेट वही है, PBT, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। लेकिन इस सवाल में ना एक मसला था, वो मसला ये था कि डाटा बहुत कम है। तो इस सवाल से आपको ये भी सिखाना मकसूद है कि बच्चों जो समझ आए वो कर दो, जितना डाटा गिवन है उससे जो हो सकता है वो कर दो, जो नहीं पता वो नहीं पता। अभी देखते हैं, ठीक है, चेक करो। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13। ठीक है जी, नाम है AB एंटरप्राइजेज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जरा शॉर्ट मैंने लिखा, आपने ऐसे कभी भी नहीं लिखना, आपको पता है, नाम लिखना है, फिर पूरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लिखना है, फिर अगली लाइन में फॉर द ईयर लिखना है, ठीक है ना। इसके नंबर होते हैं बेटा, 48 नंबर फेल हो जाता है बंदा, वरना लिख के आना जी 30 जून 2013। ठीक है, अब आगे मैंने वही फॉर्मेट पूरा बना दिया। जाहिर है पर्चे के अंदर आप 2 सफ़ों पे बनाकर बाद में ख्याल आ सकता है यार एक पे ही बन जाता, ये इतना छोटा सवाल होगा, ठीक है ना। अच्छा अब पढ़ना शुरू करते हैं, डाटा कैसा गिवन है। समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ना कोई इनकम स्टेटमेंट है ना बैलेंस शीट है, समरी दे दी रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। चलो देखते हैं आगे। समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ AB आर एज फॉलोज। सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, GP है, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस हैं, PBT है, टैक्स है और पैट है। नेट इनकम टैक्स के बाद वाली हो तो पैट ही हुआ ना, ये क्या है हमारा PBT और ये क्या है हमारा पैट, ठीक है ना, लिखा भी हुआ बीच में टैक्स है। ओके अच्छा, अब इतनी बात तो आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट मेथड में जाके इनको भी पकड़ा करेंगे, लेकिन ये जिस मेथड को हम चला रहे हैं ना अभी तक, इसके अंदर ये इतनी चीज़ें जो है ना इनको हम छेड़ा ही नहीं करते। ये वर्किंग कैपिटल आइटम वाली चेंजेस में ना खुद ब खुद इनके साथ जो होना होता है वो हो जाता है। ये क्या चीज़ें हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग और एडमिन, उसने इकट्ठे ही कर दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट इसमें आ नहीं रहा सवाल में, अगर होता तो वो भी इसके बाद ही रखना होता है हमने, ऑपरेशंस का पार्ट, यानी कि हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूं कह सकते हैं कि वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेशंस का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर अदर इनकम, बिफोर अदर एक्सपेंस। बढ़ती जा रही है बात, छोड़ो, ठीक है, जितनी बात ही समझ आ गई वैसे ही। अच्छा अब ये डाटा गिवन है, आगे बढ़ते हैं। ओह क्या कह रहा है, नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये चेंजेस ही निकाल दी आज उसने। भाई बातें करने वालों, अगला सवाल जब होमवर्क में जाएगा ना तो फिर तुम लोग इसी तरह से बातें करना, ठीक है, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो, नहीं आती है तो फिर चलो छोड़ो, कुछ और बात निकलने की। अच्छा जी, तो नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स दे दिए उसने फॉर द ईयर। क्या मतलब, मतलब वो जो हम जुगाड़ लगाते थे ना, वो जुगाड़ आज पूरा सवाल करा रहा है हमें। देखो कैश में नेट चेंज क्या आई है, कैश डेबिट हुआ है। वैसे हम ना कैश को लेते ही नहीं थे, कैश तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता था ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। रिसीवेबल नहीं बेटा, कैश। नीचे नेट रिसीवेबल्स नेट क्रेडिट हो रहे हैं, याद आ रहा है, तो जो डेबिट कैश डेबिट, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश डेबिट। आगे बढ़े, इन्वेंट्रीज, इसने तो वर्किंग वन में जाना है ना, इसलिए मैंने कहा भाई तुम तो ऐसे नाम, तुम्हें तो ऐसे बोलते ही नहीं हम, ठीक है ना। फिर इन्वेंट्रीज डेबिट और इन्वेंट्रीज डेबिट तो कैश, ये तो उल्टा आसान हो गया है जी। उसके बाद प्रीपेड, प्री पेमेंट क्रेडिट तो कैश एसेट है ना, प्री पेमेंट, अब वो ये भी सोचना पड़ रहा है एसेट है लायबिलिटी है, उसने खुद ही बता दिया डेबिट की क्रेडिट, जिंदगी सुकून में। नेक्स्ट एक्रूअल्स डेबिट तो कैश क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स डेबिट तो कैश, इसको भी मैं स्किप कर गया बीच में, क्यों, ये लेजर वाला भाई था, ये लेजर वाला भाई था, ठीक है, ओके। तो चलो भाई अल्लाह का नाम लेके बस सवाल खत्म हो गया। एक चीज कह रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 68 है, तो जो पता है बस वो तो लिखना शुरू करें। तो सवाल शुरू करेंगे PBT से, PBT है 212,000, ये देखो, अच्छा 1000 में कर लें सवाल, PBT कितना है जी 212,
यार ये बोलने वाले को कहो यार, साथ वाला यार को मिन्नत समायत कर ले, जो साथ वाला बोल रहा है दूसरा साथ वाला मिन्नत समायत कर ले, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर लें यार इनसे, को मिन्नत समाजत कर लें, उन्हें कहें को मिन्नत उस्ताद की भी मान लिया करो, कहो साथ उसको। अच्छा जी, पीबीटी देखो, ऊपर वाले तो इग्नोर करने थे ना, पीबीटी उठा लिया। अब इनकम टैक्स एक्सपेंस है तो टैक्स का क्या बनाते हैं हम, लेजर, यहां बना लेते हैं जी, कितना साइज हो, सही नजर, तस्वीर सही खिंच जाएगी ना। ओके जी, ये क्या है जी, इनकम, दो लेजर एक लेजर बनना है सिर्फ, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस, लेकिन इसी में पेएबल डालते हैं, आपको पता है हम। बहरहाल फिलहाल तो कैश डेबिट साइड पे आता है और टैक्स एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट साइड, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा बेटा, अच्छा जी, तो 90 रुपए का इनकम टैक्स है, 90, ठीक है। उसके बाद अगली चीज है पैट, ये कहां जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स का तो ना मुझे डाटा गिवन है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, ठीक है, तो फिलहाल तो ये अपनी जगह पे ही अब पड़ा रहे, इसका क्या करना हम, चलें आगे। जो डाटा नहीं है नहीं है, नहीं है सो नहीं है, सवाल को नहीं छोड़ना, ये अहम बात है, सवाल करना है, जितना हो सके, जो हो सके कर दो। जवाब नहीं समझ आ रहा कैसे निकलेगा, छोड़ो यार, जो मैंने अभी बातें की सारी तो समझ आ रही है ना, जो सी चीज जहां जाती है फौरन बनाओ, शुरू करो अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, यहां पर ये दो वर्किंग वन और लेजर वाले को छोड़ के बाकी के मुफ्त नंबर ले लो जी। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हुए, ट्रेड रिसीवेबल्स ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स में हम आ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, वो कह रहा हुआ है तो फिर कैश को क्या कर दो, डेबिट। अमाउंट भी गिवन है आज तो सवाल में, 74 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज हो रही हैं डेबिट, 105 से इन्वेंट्रीज डेबिट, तो कैश हमें ना सोचने की जरूरत है, कितना जी 100, ना हम सोच रहे हैं कि ये एसेट है, ना सोच रहे हैं लायबिलिटी है, ना बढ़ रहे हैं, ना उसने बता दिया डेबिट, तो हम भी वही कर रहे हैं, डेबिट इन्वेंट्री तो क्रेडिट कैश। नेक्स्ट है जी प्री पेमेंट क्रेडिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट, तो कैश डेबिट, कितने से बच्चों, 6000 से, 6 से। और लास्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड ट्रेड पेबल्स भी है, एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, एक्रूअल्स हैं, हमें क्या सोचने की जरूरत है कि एसेट है कि लायबिलिटी है, एक्रूअल्स हैं, उन्हें जो लिखा वही लिखो, एक्रूड एक्सपेंसेस जी। याद है मैंने कहा था ये एक्रूअल का लफ्ज़ बड़ा खतरनाक है, ये इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल का मतलब देगा, एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल का, तो एक्रूड एक्सपेंस पेएबल, लेकिन हमें क्या, हमें तो उसने कह दिया डेबिट क्रेडिट, वही सोचते थे हम यहाँ से। तो एक्रूड एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं जी, डेबिट 15 से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 15 से। उसके बाद लेजर वाले को छोड़ो और आखिरी है ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स डेबिट हुए। अब देखो कितने नंबर का सवाल है, तो बस 3-4 तो आ भी गए, तो 90 रुपए से ट्रेड पेबल्स क्या हुआ है, डेबिट और कैश क्रेडिट, कोई चक्कर ही कोई नहीं, पता लग ही नहीं रहा कोई एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश है कि नहीं है, अभी तक सिर्फ पीबीटी मिला हमें। और उसके बाद अब अगली बात, यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग बना लेता हूं मैं, वैसे तो वर्किंग वन होती है, वर्किंग वन ना यहाँ ज़रा तंग सी लग रही है, वैसे तो तंग ही है, एक ही फिगर है, लेकिन मैंने थोड़ा सामने करके बनाना चाह रहा हूँ, सामने करके, आमने सामने। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तुम कहाँ से हो, कौन से इलाके से हो, हैं, अच्छा फिर ठीक है, मैंने समझा शायद और किसी पासे से समझ आ गई साड़ी जबाना दी, ओके जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में, अब बाकी कुछ है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं बनाना है ही, कुछ नहीं तो बनाएंगे क्यों, ये नंबर भी उड़ा दो। ले जी, ये हमारे सवाल के अंदर मैक्सिमम जो डाटा था वो हमने लिख दिया है, इसके अलावा हमारे पास अब कुछ, हाँ एक चीज़ रहती है, कैश डेबिट हुआ है 32 से, डेबिट हुआ है 32 से, ये नहीं देखना, हमने लेना होता है ओपनिंग क्लोजिंग। मैं पहले समझाता हूं टैक्स से, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। टैक्स हुआ है डेबिट, टैक्स पेबल हुआ है डेबिट, डेबिट का मतलब
पेबल डेबिट हुआ है मतलब, पेबल डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है। मैं अगर यूं लिखूं कि पेबल था 28 और पेबल हो गया है 0, 28 ही था ना, 28 ही लिखा हुआ है ना, तो ये बात समझ आती है? आपको कहाँ समझ आएगी? आप एक काम करें, आप एक काम करें मेरे बच्चों, आप मुझे कैश की फिगर बैलेंसिंग निकाल के दिखाएं ज़रा कितनी है। कैश बैलेंसिंग निकालें, कितना आता है जी? हाँ, 118। अच्छा, अब आप कह रहे हैं ये क्या किया आपने? मैं कह रहा हूं वो कह रहा था इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी 28 रुपये से डेबिट हुई है, मतलब कम हुई है। तो मैंने यहां पर कहा 28 ओपनिंग था, क्लोजिंग 0 हो गया। आप तो ये बात मान नहीं रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप 128 कर लो और इसे 100 कर लो। क्या कोई आंसर पे फर्क पड़ा? कैलकुलेटर मत उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 118 ही है, ये तो सेम है। यहां पे क्या हुआ, 128 किया तो यहां इन दोनों के फर्क को 28 रहना चाहिए और ये फर्क कम हो, ये उसने कहा था। आप कहते हो नहीं जी हम तो 1028 लिखेंगे। मैंने कहा लिखो 1028, लेकिन यहां पे फिर 1000 कर दो। 10,000 करना है, 10,028 करना है जी हमने, तो यहां पे फिर 10,000 कर दो, बस जो लाख कर दो, करोड़ कर दो। मकसद कहने का क्या है कि आपने 28 की कमी दिखानी है ट्रेड पेएबल्स के अंदर। जो हम बैलेंस शीट के अंदर देखो ना, आपको सवाल के अंदर क्या गिवन होती थी? बैलेंस शीट गिवन होती थी। बैलेंस शीट के अंदर अगर ये कौन सा साल है, कौन सा साल है, 30 जून 13 है, तो यूं लिखा होता, यूं लिखा होगा 13 और 12, ठीक है। वहां पे लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में ये क्या नाम है इसका लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहां पर, इनकम टैक्स पेएबल। ये लफ्ज आप सवाल में से उठाएंगे, जब आप जहां से उठाना होता है, यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेएबल, यहीं से आप उठाते हैं ना ये। अब उसने गलती से इसको भी डेबिट क्रेडिट वाले में डाल दिया, लेकिन यहीं से आप उठाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग यहीं से तो लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, इसके अंदर यूं लिखा हो 128 और 100, तो आप क्या कहोगे उसको? अगर ये वर्किंग कैपिटल में डालते हो आप क्या कहोगे जी? 28 रुपए से पेएबल कम हुआ, पेएबल डेबिट हुआ, तो यही उस बेचारे ने लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको ज्यादा बेहतर नहीं है कि गलत अजम्पशन लेने की बजाय, इसमें आपने क्या किया पता है, आपने 100 दोनों तरफ ऐड किया है, उसकी बजाय ज्यादा बेहतर सबसे बेस्ट क्या है, आप 1028 करो, 1,28 करो, इधर फर्क 28 का रखना है। ओपनिंग में 28 ज्यादा होना चाहिए क्लोजिंग से, बस फिगर जो मर्जी अज्यूम कर लो। तो फिर अज्यूम क्यों करें खामखा? अजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है फजूल में, सिर्फ ये अज्यूम कर लो। यानी इस तरह से लिखा होगा बैलेंस शीट के अंदर, तो उसने कहा अच्छा इनकम टैक्स पेएबल एक लायबिलिटी है, ये कम हुई है 28 से, तो लायबिलिटी कम हो तो लायबिलिटी डेबिट, तो लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी डेबिट, ये इस तरह से लिखा हुआ था। समझ आई ये बात? तो इसके अलावा और कोई हल नहीं था। ओह हो इधर किधर पहुंचे हुए भाई तुम। तो ये मैंने कह रहा था कि 28 से 0 पर लाओ। अगर ऐसे ही उसने सवाल में लिखा होता कि जी टैक्स पेएबल क्रेडिट लिखा होता, यही चीज लिखी होती इस तरह से, टैक्स पेएबल क्रेडिट बाय 50, क्रेडिट बाय 50, क्रेडिट का मतलब बढ़ा 50 से, तो हमने कहा जी ओपनिंग 0 था, हम कहते हैं और क्लोजिंग 50 हो गया। सिंपल। आपको नहीं जी हमने तो यहां पे 100 लेना है, तो 100 कर लो, अज्यूम करो कि ये 100 है, 100 जमा 0, 0 में क्या कर दो 100 जमा कर दो, तो यहां पे फिर 150 के अंदर 100 जमा कर दो, तो भी क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा। बात वही रहेगी कि लायबिलिटी कम हुई है 50 से या बढ़ी है 50 से, जो उसने लिखा हुआ है। तो भाई हमारे सवाल के अंदर तो उसने लिखा हुआ था कि लायबिलिटी कम हुई है 28 से। अगर इस तरह से लिखता कि लायबिलिटी बढ़ी है 50 से, तो वो क्रेडिट लिखा होता 50, तो हम फिर इस तरह से कर देते, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 50 के, बढ़ गया, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए बढ़ गया, क्योंकि बैलेंस शीट से उठाते हैं ना ओपनिंग क्लोजिंग। अब बोलो तो नेट चेंजेस। बेटा मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हम नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते थे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर हम इसी तरह से नहीं लेते थे फिगर्स, करंट एसेट्स। अभी आपने डेटर्स के बारे में तो ये बात नहीं की, मैं अभी ये बताने लगा हूं डेटर्स में उसे 74 से डेटर्स क्या हुए हैं, डेबिट, ये लिखो नहीं क्रेडिट, 74 से डेटर्स क्या हुए हैं, क्रेडिट। अब यहां पे करंट एसेट्स में जब आप सवाल बना रहे हो, अगर ऐसा सवाल, आज तक ऐसा सवाल देखते आए ना, डेटर्स लिखे हुए हैं, 74 से क्या कम करने हैं, बोलो, तो ये ऐसे है,
आपको जी हम तो 100 लिखेंगे, ये 174 है। यानी आपने जो फिगर उठानी होती तो आप ऐसे उठाते थे जी, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते 74 से एसेट कम हो गया, एसेट कम हो तो क्रेडिट। यही बात उसने यहां पर लिखी हुई है, एसेट क्रेडिट 74 से, ठीक है ना। तो ये सवाल में से उसने डाटा उठाया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इस वाले को तो इधर लेके नहीं जाते थे भाई जिधर तुम ले गए हो। अब तुमने मुसीबत ये डाली कि तुमने सिर्फ फर्क लिख दिया है, ना ओपनिंग बताया ना क्लोजिंग बताया। कोई बात नहीं, फर्क तो बता दिया ना, फिर रुख भी बता दिया है, तो लेजर ही तो बनता है। इसलिए तो कह रहा हूं कि मैं इसको इधर नहीं लेकर गया, मैं इसको लेजर बनाने में ले आया। अब मसला तो यही है ना कि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए फर्क क्या आया और उसका रुख क्या है, ठीक है। अब आप इस फिगर को जो मर्जी लिख लो यार, यहां पे 1,28 रुपए लिख लो, यहां पे 1 करोड़ लिखना, बस आपका लेजर बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि 28 का फर्क है बस ओपनिंग क्लोजिंग में जहां से आप उठाया करते थे, ठीक है ना। और सही है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा। चलो कैश को भी कर लो, कैश अकेला कैश है जी, वर्किंग वन में कैश। अब कैश को भी ऐसे ही बताना है, कैश को भी ये सवाल ऐसे ही ना, बच्चों को ड्रम वाला सवाल आने से पहले ये ऐसे ही करवा के भेजा जाता, समझ जाते थे। ड्रम वाला सवाल सारा इस एक लेजर की बुनियाद पे जो ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना, सारा सवाल इस पे हुआ था, ठीक है। अभी दिखाता हूं जी कैश के बारे में क्या कह रहा है। 32 से बढ़ा, 32 से बढ़ा। मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं जी, कैश लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जी 32 ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए 32 से बढ़ गया है, तो यूं कहेंगे 0 से 32। लेकिन अगली बात, वो जो मर्जी कर लो, हम 0 ही अज्यूम करेंगे। खाम खा 100 क्यों लें, खाम खा 100 क्यों लें। मैं ये कह रहा हूं कि आप अजम्पशन क्यों लें 100 की, जब काम चल रहा है तो। अब इधर देखो, अब ये भी ऐसा ही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, और अल्लाह के बंदे, माना कि तुम्हें डेटर को लेकर जाना चाहिए था वर्किंग कैपिटल में, माना कि तुम्हें जो है वो एक्रूअल प्रीपेमेंट्स को लेकर जाना चाहिए, क्रेडिटर को लेकर जाना चाहिए था, हम भी ले गए हैं, हम भी ले गए हैं इनको, लेकिन ये कैश वर्किंग वन में जाता था और ये टैक्स का हम लेजर बनाते थे। तो इसलिए जो उसने किया ना, वो तो उसने यही किया, ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस, ओपनिंग क्लोजिंग सारों का लेके वहां लिख दिया, लेकिन हमने अपने मतलब वालों को अलग कर लिया है। हम टैक्स वाले का लेजर बना चुके हैं, हम कैश वाले को ऐसे ही उठाकर यहां पर लिख रहे हैं 0 और 32। बस जी ये टोटल था, सवाल हमारा खत्म हो गया जी। क्या हुआ? अच्छा कम हो रहा है, मैं देख के आऊंगा पहले। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हुए हैं यानी कम हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हुए हैं, कम हुए हैं 174 से, 174 में क्यों लिख रहा हूं, 74 है ना, 74 से 0, ठीक है। तो ये इस तरह से उसने डिफरेंस समझ आ गई है ना, उसकी अप्रोच समझ आ गई। हमने लेकिन अपना काम करना है, हम तो इसका लेजर बनाते थे, हम उठा के ले गए इसको लेजर में, इसको हम कैश इन कैश इक्विवेलेंट में रखते थे, ले गए वहां पे, ठीक है। अब हमारा सवाल खत्म हो गया जी, हमारा सवाल खत्म हो गया। ये फिगर हमने बैलेंसिंग पहले ही निकाल ली थी, और मैंने कहा ये जो मर्जी करते रहो ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स में, बस 28 का डिफरेंस हो और रुख ये हो कि 28 से कम करना है, क्योंकि उसने यहां से जब उठाया था तो ऐसे ही किया था, ओके। अब कैश पेड, टैक्स पेड यहां पर कितना आ रहा है 118, बोलो। ये वर्किंग नंबर 1 है, 2 है, वर्किंग 2 और 3, ठीक है। 1 फिर कौन सी है, अच्छा इसको वर्किंग 1 ही कहो फिर अपनी जी, वर्किंग 1, ये वर्किंग 2 में आ गया। देखो अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे नहीं है इंटरेस्ट पेड तो मत लिखो, टैक्स डिविडेंड पेड नहीं है तो मत लिखो, यहाँ पे कोई वर्किंग कैपिटल आइटम्स नहीं है तो मत लिखो, हमें इससे क्या, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन है, सॉरी एक नीचे भी चीज पड़ी थी, याद आया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, हमें फिक्स एसेट का लेजर तो उसने नहीं कहा कि बनाओ, तो बस माजरत के साथ फिर और कुछ नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं कि हम ऐड कर दें, प्रॉफिट तक आते आते डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हो जाता है तो ऐड कर देते हैं 68 पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं है जी, बस ये सवाल खत्म। मुझे बताओ कैश जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 68, कहीं पे लिखा हुआ है, शायद उसने ना की हो बेटा, कहीं डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में आती थी, डेप्शन कहीं बैलेंस शीट के फेस पे आती थी, ये तो सारे बैलेंस शीट के आइटम्स है, ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस। डेप्शन पहले कब आती थी ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस के साथ, डेप्शन तो वैसे ही लेजर के अंदर पड़ी होती थी, ठीक है ना, अलग से ही बताई होती थी। अभी हर सवाल में अलग से बताई होती थी, फेस पे नजर नहीं आती थी, जितने सवाल हम मुश्किल वाले कर रहे हैं। आपने उसमें तो ये नहीं कहा कि हो सकता है ये डेप्शन ना आई हो,
कहीं नजर आती थी मुंह पे? मेरा तो ख्याल है जुनेद वाले सवाल के बाद 230 की डेप्शन जब वहां पे आई तो उसके बाद कभी नजर ही नहीं आई, ना फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट ना बैलेंस शीट, और हमेशा अदर कहता था कि ये डेप्रिसिएशन है। तो ये वैसे ही है, हुआ पड़ा है सब कुछ सही सही, कैश फ्लो का सवाल है, ठीक है ना, जब तक गलती कहे ना। तो ये पहले भी ऐसे ही होता है, हमेशा से ऐसे ही हर सवाल में हो रहा था, ठीक है, ओके। अब भाई सवाल अभी बैलेंस हो जाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे। बताओ जरा टोटल 150 पॉजिटिव, इधर देखो यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, तो बस कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना, सवाल में नहीं है डाटा, छोड़ो जान छोड़ो उसकी। और एबीसी कितना आ गया 150, उसके बाद गड़बड़, तो अब सही है, अब सही है 32, मैं भी कहूं गड़बड़, 32 और 0 कितना आ गया 32। अब ऐड करो इसमें 0 तो बराबर हो गया, सुभान अल्लाह। अच्छा आप सुनो, इसकी पिक्चर लो, लेकिन अगली अहम बात सुनो, जो ड्रम वाला सवाल है ना जी, ड्रम वाला सवाल, कल मैं पता नहीं इतना आसान है मैं कराऊं ही ना कराऊं। अगर ये वाली बात, ये ऐसे ही है फजूल, मैंने बताया कि पर्चे में उसने कैसे किया, यही हमारे ड्रम वाले सवाल के अंदर अकाउंटेंट ने किया है। हर बैलेंस शीट आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके वहां पे लिख दिया है और कुछ भी नहीं दिया, और हमने ऐसे ही हर लेजर बनाना है जैसे टैक्स पेबल वाला लेजर बना है। फीडबैक है? ओह माय गॉड, मैंने तो 9 बजे का टाइम दिया था इनको, है ना, तुमने बताया ही नहीं। चलो जी अब सुनो सुनो सुनो, आखिरी बार इसको देख लो, सिर्फ मसला क्या है 14 में, इधर देखो, द अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है ये कैश फ्लो। अब इसमें उसने सारे ना इंक्रीज डिक्रीज लिखे हुए हैं, ओके, और नीचे वो यही कह रहे हैं यहां पर कि उसने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर ये इंक्रीज डिक्रीज लिखे हैं। आपने हर लेजर को ऐसे बनाना है, जैसे देखो उसने कहा रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अब आपने नेचर जेन में लानी है, क्रेडिट नेचर है, वो कहता है जी इंक्रीज है 1360 से, तो कैरी डाउन 1360 लो, ब्रॉड डाउन 0। हर लेजर ऐसे ही बनाना है, लेजर वाला लेजर में, और बाकी जहां जाना है वहां पर। तो ये पूरा सवाल उस एक लेजर की बुनियाद पे होना था। मुश्किल सवाल बन जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका होमवर्क है, और क्लास वर्क वाला सवाल रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।